हेलो जी, क्या हाल चाल बच्चों। माई सेल्फ सी ए सुमित कुमार। और बच्चों ये हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की लास्ट क्लास रहने वाली है ना। तो हमने इस प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत सारी क्लासें करी, डिटेल में सब कुछ पढ़ा। आज हम इस चैप्टर की जान निकाल देंगे। डन, चलो बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। इसमें हमने शुरुआत में बहुत कुछ पढ़ा है। प्रोडक्शन फंक्शन एक बड़ा चैप्टर होता है, ये हमारा लगभग लगभग अब खत्म होने वाला है। मेरे को इतना याद है, हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म हो गया था। आप लोगों को भी याद होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म हो गया था। ये प्रॉब्लम श्रॉब्लम ये सब खत्म, टीपी एमपी एपी ये सब हमारा खत्म हो गया था। एक बार ना बच्चों मैं फटाफट तरीके से ये वाली बात बता देता हूं। हमने, याद करो बच्चों, हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। स्टेज 1, स्टेज 2 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बेटा शॉर्ट रन में, और स्टेज 3। तीनों ही के क्यों होते हैं, क्यों रीजन होते हैं, वो सब पढ़ा। अब पता है इसमें एक क्वेश्चन जो बन सकता है पेपर में, वो ये बन सकता है कि भाई एज अ प्रोड्यूसर मैं कौन सी स्टेज में रहना चाहूंगा। तो बच्चों यहां पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि एज अ प्रोड्यूसर हम कौन सी स्टेज में रहना चाहेंगे। क्या लिखा हुआ है, देखो टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, स्टेज ऑफ ऑपरेशन। तो लिखता है हम कौन से स्टेज में ऑपरेशन करने की चाहेंगे। तो एज अ प्रोड्यूसर लिखता है, इसके अंदर मैं वैसे बता देता हूं, स्टेज 2 में रहना चाहेगा, उसका वो पूरा लॉजिक समझाएगा। वो पढ़ते हैं। An important question in which stage a rational producer will seek to produce। भाई rational producer कौन सी स्टेज में काम करेगा। A rational producer will never produce in stage 3। तो पहले बोल रहा है स्टेज 3 में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ एमपी तो क्या हो गया था, नेगेटिव। भाई प्रोडक्शन गिर रहा है, स्टेज 3 में क्यों काम करेगा, गधा थोड़ी ना है वो। This being, a producer can always increase his output by reducing the amount of variable factor। और असल में यहाँ तो variable factor घटाकर लेबर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ये जो हमारा थर्ड वाला है, यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। लास्ट क्लास कनेक्ट कर लेना, जिसने नहीं देखी देख लेना, समझ में आ जाएगी लाइन। इवन इफ द वेरिएबल फैक्टर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बेशक लेबर फ्री के बट रहे हैं भाई, फिर भी नहीं लगाएंगे। पता है क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन गिर जाता है स्टेज 3 में, इस वजह से। बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आगे जिसने पढ़ रखा है उसे समझ में आ गया होगा। इट मीन्स भाई प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में तो काम नहीं करेगा। ओके, फिर क्या होगा सर, फिर देख लेते हैं बच्चों। A rational producer will also not produce in stage 1। स्टेज 1 में भी काम नहीं करेगा। मैं ऐसे आपको ऐसे बता देता हूँ बेटा, स्टेज 1 याद करो। स्टेज 1 में तो अभी जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर थे वो तो अभी अंडर यूटिलाइज थे ना, वो बाद में जाकर फुली यूटिलाइज होते हैं ना। तो स्टेज 1 में तो अभी अंडर यूटिलाइज पड़े थे, जिस वजह से वहां पे भी दिक्कत है। पढ़ना बेटा, थोड़ा तेजी से पढ़ना। As he will not be making the best use of fixed factors, वो पूरे तरीके से अपने फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। He will not be utilizing fully the opportunities of increasing production by increasing the quantity of variable factor। वो क्योंकि उसकी मशीन अभी अंडर यूटिलाइज पड़ी है, यही लिखा हुआ है, क्योंकि उसके फैक्टर्स अभी पूरे यूटिलाइज नहीं हुए, तो वो स्टेज 1 में भी रहना नहीं चाहेगा। तो बच्चों एक समझदार प्रोड्यूसर पता है कहाँ रहना चाहेगा, स्टेज 2 के अंदर। तो आओ एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। It is thus clear that a rational producer will never produce in stage 1 and stage 3। These stages are called stages of economic absurdity। बेटा एक नंबर का एमसीक्यू, एक नंबर के एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, इस स्टेज को बोला जाता है इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। इकोनॉमिक एब्सर्डिटी मतलब भाई ये एक तरीके से बेवकूफता कहलाएगी, ये एक तरीके से पागलपन कहलाएगा अगर आप स्टेज 1 और 3 में ऑपरेट करोगे। और इकोनॉमिक नॉनसेंस, आगे समझ में आ गया होगा। नॉनसेंस मतलब यहाँ पे काम करने का कोई सेंस नहीं बनता। स्टेज 1 और स्टेज 3 आर नॉनसेंस स्टेजेस, ठीक है। आगे आगे क्या लिखता है, इट मीन्स कौन से वाले में सेंस बनेगा बेटा, सेंस बनेगा हमारे इस वाले में। हट जा भाई, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू भी हट, तू भी हट। चलो बेटा देखना, a rational consumer producer will always produce in stage 2 where both MP and AP of the variable factor are diminishing। जहाँ MP और AP दोनों diminish हो रहा है वहां पे काम करेगा। At which particular point in this stage the producer will decide the produce depends upon the price of factor। अब स्टेज 2 में भी कौन से लेवल पे काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि फैक्टर्स का क्या कॉस्ट आ रहा है, अलग अलग फैक्टर्स कितनी कॉस्ट के आ रहे हैं। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर विल बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म। एक प्रिंसिपल लगाया जाएगा मार्जिनलिज्म का, जिसके बेसिस पे ये बताया जाएगा कि स्टेज 2 में भी कहाँ ऑपरेट करना है। तो पहले तो उसने हमारे को ये क्लियर करा कि भाई स्टेज 2 में काम करना है। अब स्टेज 2 में भी कहाँ काम करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म। इसे मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, जहां आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब जहां दोनों फैक्टरों की कॉस्ट, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर की कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। भाई डन ना, बस ये खत्म हो गया बच्चों। नाउ बीच बीच में ब्लर हो रहा होगा मुझे उम्मीद है, तो एक बार मैनुअल कर दिया, हाँ चले, शायद अब नहीं होगा।
अब बच्चों रिटर्न्स टू स्केल, ये ना बहुत ईजी है, जितना आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा उससे आधे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये शॉर्ट रन में पढ़ते हैं लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में सबसे पहली बात तो ये कौन से रन में पढ़ाया जाता है, लॉन्ग रन में। तो बच्चों लिखता है वी शैल नॉट स्टडी अबाउट चेंजेस इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई अब हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करेंगे, अभी तक फिक्स फैक्टर फिक्स था शॉर्ट रन में, अब फिक्स भी चेंज होने लग जाएगा। इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन आर इंक्रीज टुगेदर, हम सारे फैक्टर्स को एक साथ बढ़ाएंगे। इन अदर वर्ड्स वी शैल स्टडी द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, अब हम आउटपुट को समझेंगे इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द स्केल। पहले स्केल चेंज नहीं हो रहा था, स्केल मतलब हमारा दायरा, दायरा मतलब फिक्स फैक्टर पहले चेंज नहीं हो रहा था, अब फिक्स फैक्टर भी चेंज होने लगेगा। चलो आगे लिखा हुआ है अ चेंज इन स्केल मींस दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज। चेंज इन स्केल का मतलब सारे फैक्टर्स या तो इंक्रीज हो रहे हैं या तो डिक्रीज हो रहे हैं, डन है। चलो बच्चों मैं इस वाली चीज को ना आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, ध्यान समझ लेना। यहां पे होगा एक कांस्टेंट रिटर्न, एक होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और एक होगा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या है इसके अंदर वो देख लेना बच्चों एक बार, एक ओवरव्यू, फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। कांस्टेंट के अंदर जितने प्रोपोर्शन से मैंने फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, उतने ही प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ा। मतलब दोनों का प्रोपोर्शन क्या था, सेम। प्रोपोर्शन फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर का और आउटपुट का सेम था, तो इसे बोला जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगला, मैंने लेबर और फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर बढ़ाया, इसका प्रोपोर्शन कम था और जो मेरा आउटपुट का प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा था। मतलब मैंने लेबर बढ़ाया 20% से आउट और फिक्स फैक्टर बढ़ाया 20% से, लेकिन मेरा आउटपुट बढ़ गया 40% से। मतलब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन कम था, आउटपुट का प्रोपोर्शन ज़्यादा था। इंक्रीजिंग रिटर्न। एंड व्हाट इज डिक्रीजिंग रिटर्न बच्चों, जहाँ फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का प्रोपोर्शन ज़्यादा था। मतलब मैंने बढ़ाया 40% से लेबर को, फैक्टर को और फिक्स फैक्टर को, लेकिन मेरा आउटपुट, मेरा प्रोडक्शन बढ़ा 20% से। भाई जब लेबर वगैरह और मशीन वगैरह ज़्यादा बढ़ी लेकिन आउटपुट कम बढ़ा तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग। दोनों सेम बढ़े तो बोला कांस्टेंट, और जब आउटपुट ज़्यादा बढ़ा और फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर कम बढ़ा तो इसे बोला गया इंक्रीजिंग। मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया होगा। हाँ समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं आया हो तो एक बार मैं आपको ना ये वाली चीज़ बच्चों, ये जो मैं आपको बोल रहा था ये यहाँ पे लिखी हुई है और सेम नीचे रिपीट भी लिखा हुआ है, तो एक बार मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम। रिटर्न्स टू स्केल में भी कांस्टेंट, इतना विजिबल है, नहीं विजिबल है तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखना ये अच्छा पैराग्राफ है, हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे इन दोनों को। रिटर्न टू स्केल में भी कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये मैंने अभी बता दिया आपको। इफ वी आर इंक्रीज ऑल द फैक्टर, अगर हमने सारे फैक्टर्स को बढ़ाया इन अ गिवन प्रोपोर्शन, किसी एक प्रोपोर्शन से, और आउटपुट भी बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में, मैंने फिक्स फैक्टर को बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया 40% से और प्रोडक्शन भी बढ़ गया 40% से, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लिखा हुआ है रिटर्न्स टू स्केल आर सेड टू बी कांस्टेंट, तो बोला जाएगा ये रिटर्न टू स्केल कैसा था, कांस्टेंट था। थस इफ डबलिंग और ट्रिपलिंग ऑल द फैक्टर causes a doubling or tripling of output, then return to scale are constant। मतलब मैंने 2 गुना फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, 2 गुना ही मेरा आउटपुट भी बढ़ गया, दोनों के गुना सेम है, दोनों की परसेंटेज सेम है, दोनों का प्रोपोर्शन सेम है, तो कांस्टेंट। क्या नाम पड़ेगा, कांस्टेंट। ओके सर आगे, बट इफ वी इंक्रीज ऑल द फैक्टर्स लीड टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट, रिजल्ट्स टू रिटर्न्स टू स्केल आर सेड टू बी इंक्रीजिंग। मतलब लाइन समझ में आ गई होगी, फिर भी बोल देता हूँ। मेरा जो प्रोपोर्शन था फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर का, ये कम था, ये मैंने 2 गुना बढ़ाया, लेकिन मेरा आउटपुट 4 गुना बढ़ गया। मेरा फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर कम बढ़ा लेकिन आउटपुट ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे बोला जाएगा बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न। और लास्ट वाला मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द इंक्रीज इन ऑल द फैक्टर लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट, लेट्स से फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर मेरा 40% से बढ़ाया, दोनों मैंने 40% से बढ़ाया, लेकिन आउटपुट मेरा 30% से ही बढ़ा, तो इसे बोला जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके खत्म। 3 ही स्टेजेस होती है रिटर्न्स टू स्केल की, तीनों हमने डिस्कस कर ली। नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, it should be remembered that increasing return to scale is not the same as increasing marginal return। ये बता रहा है increasing marginal return और increasing return to scale सेम नहीं है। increasing returns to scale applies to long run, ये long run में पढ़ाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे इनपुट क्या होते हैं, चेंज। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न रेफर्स टू शॉर्ट रन, ये तो बेटा क्या बताने की जरूरत है, हमारे को पता था। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ ही चेंज हो रहा है। ये मार्जिनल रिटर्न वाला, मार्जिनल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मार्जिनल प्रोडक्ट वाला तो हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था। अभी हमारा कौन सा रन चल रहा है, लॉन्ग रन चल रहा है, ठीक है। ओके ओके सर आगे,
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब ना बच्चे क्या करेगा, वो एक एक करके सारों को समझाएगा, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं होगा, कुछ वर्ड मैं बोलूंगा ये आप याद करना, बस पढ़ना। As stated above, constant returns to scale means that with the increase in the scale in some proportion, output increase in the same proportion। जितने प्रोपोर्शन से आपने इनपुट को बढ़ाया उतने प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ गया, तो उसे बोला जाएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के कुछ नाम होते हैं, ये या एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहता है जितने से मेरा इनपुट का रेशियो बढ़ेगा, लेट्स से इतने से रेशियो बढ़ा तो आउटपुट का रेशियो भी इतने से ही बढ़ेगा, दोनों कांस्टेंट आएंगे, तो बोला जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसका दूसरा नाम है लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। फिर ये इसकी इक्वेशन है बेटा, बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। नाउ ये नीचे उसको समझा रखा है कि जितने से मैंने इनपुट बढ़ाया उतने से आउटपुट बढ़ गया, बस यही बार बार यही बोलूंगा मैं, जितने से इनपुट बढ़ा उतने से आउटपुट बढ़ गया, तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बच्चों कोई पढ़ाने वाली बात नहीं, बहुत हलवा है, चलो पढ़ाई देता हूँ। As stated earlier, increasing return to scale means that output increase in a greater proportion than the increase in the input। इनपुट बढ़ा मेरा इतने से और आउटपुट बढ़ गया मेरा इतने से, मतलब आउटपुट ज़्यादा से बढ़ गया, इनपुट कम से बढ़ा, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है। व्हेन अ फर्म एक्सपेंड, नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ भी काम का नहीं है हमारा, बिल्कुल व्यर्थ का एग्जांपल था। और उसके बाद है बच्चों हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा इनपुट बढ़ेगा ज़्यादा से लेकिन आउटपुट बढ़ेगा कम से, यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो आओ देखना बच्चों फटाफट। When output increase in a smaller proportion, output बढ़ा है कम, और relative to an increase in all the input, decreasing return to scale are said to prevail। जब हमारा आउटपुट उतना नहीं बढ़ा जितने से मैंने इनपुट बढ़ा दिया था, मतलब जस्ट उल्टा हो गया पिछले वाले का, मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न। When a firm goes on expanding by increasing all the input, decreasing return to scale are set in। कह रहा है जब तुम आंख बंद करके सारे वेरिएबल सारे इनपुट को बढ़ाते जाओगे तो भाई परेशान हो जाओगे। परेशान क्यों होगे, क्योंकि आपका प्रोडक्शन गिरना निश्चित है। इट मीन्स मैं शॉर्ट में कहता हूँ, ध्यान सुनना, क्या बोलने वाला था मैं, हाँ मैसेज आया इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ भाई, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, दोनों ही जगह अगर आपने लगातार फैक्टरों को बढ़ाया तो लास्ट में जाकर आपकी लंका लगना तय है। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये हमारा कंक्लूजन है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फिर आगे बच्चों कुछ सिचुएशन बना रखी है, एक बार देख लेते हैं। वो है इक्वेशन है Q इज टू के एल की पावर A C की पावर B। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ होगा। वेयर Q इज आउटपुट, ये है हमारा आउटपुट, L है लेबर, C है कैपिटल, K और A और B पॉजिटिव कांस्टेंट है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट, इक्वेशन है इसलिए बता रहा है। अब A और B ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसका मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन द यूज ऑफ फैक्टर। फैक्टर मतलब इनपुट। ऐसा ही है, आउटपुट ज़्यादा बढ़ा है, इनपुट कम बढ़ा है, बढ़े दोनों है, आउटपुट ज़्यादा बढ़ा है, इनपुट कम बढ़ा है, इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर A प्लस B 1 के बराबर है तो कांस्टेंट रिटर्न, जितने से आउटपुट बढ़ा है उतने से इनपुट बढ़ा था, कांस्टेंट रिटर्न। A प्लस बी लेस देन 1 है, आउटपुट बढ़ा इतने से और आउटपुट बढ़ा इतने से और हमारा इनपुट बढ़ गया था इतने से, ज़्यादा से बढ़ गया था इनपुट, तो इट मीन्स कौन सा रिटर्न है, डिक्रीजिंग। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 2 पेजों में 1.5 पेजों में सेम बात ही लिखी हुई थी। चलो बच्चों एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एक जानदार टॉपिक है प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। इसका पहले कभी आपने कभी जिक्र नहीं पढ़ा होगा, बहुत ईजी है, बहुत हलवा है। अगर आपका इंडिफरेंस कर्व हो रखा है तो ये आपको और ईजी लगेगा, बजट लाइन हो रखा है तो ये और ईजी लगेगा, है ना। आओ शुरू करते हैं। हम एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करेंगे कुछ बातें। प्रोडक्शन फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन, नॉर्मली अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वुड मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर फर्म ये चाहेगी कि कितना बनाए कम से कम कॉस्ट लाकर। दिस कैन बी नोन बाय कंबाइनिंग द फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन। इसके लिए आपको फर्म का प्रोडक्शन और फर्म का कॉस्ट फंक्शन दोनों पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन फंक्शन तो हमारा हो चुका, खत्म हो गया बेटा प्रोडक्शन फंक्शन, ये तो उसका एक नेक्स्ट पार्ट हो गया। कॉस्ट फंक्शन हमारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। हमें 2 वर्ड पढ़ने हैं, एक आइसो क्वांट और एक आइसो कॉस्ट। ये 2 लाइनें पढ़नी है, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट। फिर ये चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन खत्म, फिर कॉस्ट करेंगे, वो काफ़ी छोटा है। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आइसो क्वांट। कभी भी मैं आइसो क्वांट बोलूं तो आपके दिमाग में बजना चाहिए इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता था बेटा, वो सुनना। इंडिफरेंस कर्व कहता था अलग अलग 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन। ये 2 गुड्स हैं, इन दोनों गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, 6 इसके, 4 इसके, 5 इसके, 3 इसके, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, मेरे को हर कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है, तो बोला जाएगा इंडिफरेंस कर्व।
अगर सारे कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, सेम। लेट्स से मैं कहता हूँ 4 एप्पल 1 मैंगो से सेटिस्फेक्शन मिला, उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे 3 एप्पल 2 मैंगो से मिला, 2 इससे 3 इससे मिला। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है 4 1 3 2 और 2 3, इन सारे कॉम्बिनेशनों से अगर मुझे सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है तो उसे बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब क्योंकि बेटा हमारे को प्रोडक्शन के हिसाब से पढ़ना है तो बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगा, यहाँ प्रोडक्शन सेम होगा। कंज्यूमर जीवन में चाहता है सेटिस्फेक्शन और प्रोड्यूसर जीवन में चाहता है प्रोडक्शन। तो आओ बच्चों पढ़ना ध्यान से। आइसोकॉन्ट्स आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, ओके, इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एन आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने अभी कॉम्बिनेशन बनाए थे ना, वैसे ही कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन इनपुट के विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। मैं 4 1 का कॉम्बिनेशन लगाऊं, 3 2 का लगाऊं, 2 3 का लगाऊं, या 1 4 का लगाऊं, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, अगर सबसे मेरा प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये आइसोक्वांट है। क्या है ये? आइसोक्वांट। आइसोक्वांट इज बेसिकली सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, वहां पे कंज्यूमर के हिसाब से, यहाँ पे प्रोड्यूसर के हिसाब से। Since an isoquant curve represent all those combination of input which yield an equal quantity of output, वो सारे कॉम्बिनेशन जिससे इक्वल आउटपुट निकल रहा है, hence the producer is indifferent, इसलिए प्रोड्यूसर इंडिफरेंट हो गया, चाहे वो ये कॉम्बिनेशन यूज करे, चाहे ये यूज करे, चाहे ये यूज करे, चाहे ये यूज करे, हर कॉम्बिनेशन से उसे प्रोडक्शन क्या मिल रहा है, सेम। तो इस वजह से वो इंडिफरेंस सिचुएशन में पहुंच गया, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही जैसे इंडिफरेंस कर्व था, सेम वैसे ही आइसोक्वांट है। भाई बोलो समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चों आगे, देयरफॉर आइसोक्वांट का एक और नाम होता है इक्वल प्रोडक्ट कर्व। इक्वल प्रोडक्ट कर्व मतलब मैं कॉम्बिनेशन फिक्स फैक्टर का, वेरिएबल फैक्टर का कुछ भी रखूं, 4 1 रखूं, 4 2 रखूं, फलाना रखूं, ढिमकाना रखूं, लेकिन आउटपुट क्या रहेगा, सेम, प्रोडक्शन क्या रहेगा, सेम। इस वजह से नाम पड़ा इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? आई होप बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा। अब कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आओ पढ़ना बच्चों। ये लिखा हुआ है फैक्टर्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है अलग अलग ABCD, फैक्टर x और फैक्टर y, 1 2 3 4 5 फैक्टर बढ़ाए, फैक्टर y घट रहे थे, ठीक है, एक बढ़ रहा था दूसरा घट रहा था। MRTS, बेटा मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना है, डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। देखना कैसे निकाला है मैंने, कितने का लॉस हुआ, 12 से 8 हो गया, बोलो कितने का लॉस हुआ, 4, कितने का गेन हुआ 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4, फिर अगला 8 से 5 हो गया, बोलो कितने का लॉस हुआ 3, कितने का गेन हुआ 1, तो लॉस डिवाइडेड बाय गेन, 3 डिवाइडेड बाय 1, बोलो कितना आया 3, फिर कितने का लॉस हुआ 2, कितने का गेन हुआ 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया 2, कितने का लॉस हुआ 1, कितने का गेन हुआ था 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो MRS MOC MRT सबका सेम फॉर्मूला होता है। जिस भी चैप्टर में आप जब भी पढ़ रहे होगे तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये जो MRS या MRT या MOC निकालना होता है, एक ही फंडा काम करता है, डेल्टा लॉस, कितने का लॉस हुआ, लॉस मतलब जिसमें क्वांटिटी कम हो रही है, ये था डेल्टा लॉस जिसमें कम हो रहा है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन जिसमें क्वांटिटी क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। भाई खत्म हो गया। अब इन्हीं कॉम्बिनेशनों को जब मैं कहाँ पे प्लॉट करूँगा, जब मैं किसी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूँगा, तो बेटा इसी कर्व को हम क्या नाम बोलेंगे, इंडिफरेंस आइसोक्वांट। और याद करो सेम होता है इंडिफरेंस कर्व, सेम टू सेम होता है भाई, एक डायग्राम में एक तिन्ना भर भी अंतर नहीं है। बस वहाँ पे उसकी बात थी किसकी, सेटिस्फेक्शन की, गुड एक्स और गुड वाई की, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात है, और 2 फैक्टरों की बात है, यहाँ पे फैक्टर एक्स आ रहा है, यहाँ पे फैक्टर वाई आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे सारे ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, 12 1 10 2 8 3 6, ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, हर कॉम्बिनेशन से मेरा प्रोडक्शन का लेवल क्या रहने वाला है, सेम। बस खत्म। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखना। आइसोक्वांट हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, ये वाली बात उसने बता दी। इंडिफरेंस कर्व जैसा ही होता है। आइसोक्वांट आर नेगेटिवली स्लोप, बेटा इंडिफरेंस कर्व भी नेगेटिव स्लोप होता है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है तो नेगेटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे फैक्टर एक्स बढ़ रहा था, फैक्टर वाई घट रहा था, इस वजह से नेगेटिव रिलेशन, इस वजह से आइसोक्वांट भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है। ड्यू टू ओरिजिन ऑफ, इसके अलावा कॉन्वेक्स होते हैं, याद करो बेटा इंडिफरेंस कर्व भी कॉन्वेक्स होता है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, हमेशा पूरे सिलेबस में ध्यान रखना, कभी भी कॉन्वेक्स होगा तो या तो MRS डिक्रीज होने की वजह से, कोई भी डायग्राम कुछ भी पढ़ रहे हो आप, MRT डिक्रीज होने की वजह से या MOC डिक्रीज होने की वजह से होता है। और अगर कॉन्केव का पढ़ोगे तो यही 3 चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं, डन ना।
कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं तो बोलो ये बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, घट रहा होगा। ड्यू टू डिमिनिशिंग MRTS, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसे आप MRS भी बोल सकते हो, TST नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। However, there is one important difference between two, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है इंडिफरेंस कर्व में, आइसोक्वांट में। Whereas an indifference curve is not possible to quantify the level of satisfaction। बेटा याद करो इंडिफरेंस कर्व कहाँ पढ़ाया जाता है? ऑर्डिनल अप्रोच में। और ऑर्डिनल अप्रोच में आप मेजर नहीं कर सकते। मेजर नहीं कर सकते मतलब हिक्स एंड एलन, याद करो बच्चों, पेपर में आ सकता है। हिक्स एंड एलन ने कहा था कि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते नंबर में, तो इंडिफरेंस कर्व में तो नंबर में सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बेटा प्रोडक्शन की यूनिट को नंबर में मेजर कर पा रहे हैं। ये ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल अप्रोच के तहत वो मेजर नहीं हो सकता था सेटिस्फेक्शन, वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मेजर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्शन की बात चल रही है ना, प्रोडक्शन मेजर हो सकता है। ये डिफरेंस है आइसोक्वांट में और इंडिफरेंस कर्व में। आई होप बच्चों क्लियर होगा। अगला वर्ड, इसे ये बोल्ड करना चाहिए था, बोलो क्या वर्ड लिखा हुआ है? आइसोकॉस्ट। और आइसोकॉस्ट का दूसरा नाम क्या लिखा हुआ है? इक्वल कॉस्ट। उसका दूसरा नाम था इक्वल प्रोडक्ट, इसका नाम है इक्वल कॉस्ट। इट इज़ बजट लाइन। बजट लाइन ही है और कुछ नहीं है। याद करो बच्चों, ये थी बजट लाइन, ऐसी बनाई थी आपने बचपन में बजट लाइन। इस बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो मैक्सिमम है, आप उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो अब यहाँ पे इसका क्या लेना देना है, आओ शुरू करते हैं। आइसोकॉस्ट लाइन ऑल्सो नोन एज बजट लाइन और द बजट कॉन्स्टेंट लाइन शोज द वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। भाई ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो मैं खरीद सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे बस की नहीं है। ऑफ टू फैक्टर विच द फर्म कैन बाय, जो कोई फर्म क्या कर सकती है, बाय। दो अलग अलग फैक्टरों का कॉम्बिनेशन जो कोई फर्म क्या कर सकती है, बाय। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है बेटा, बहुत ईजी है। सपोज आप आराम से पढ़ लेना, मैं इसे ना समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। मेरे पास 1000 रुपये थे, ये एक्स फैक्टर था, ये वाई फैक्टर था, है ना। एक्स फैक्टर 20 रुपये का आता है, वाई फैक्टर 10 रुपये का आता है। तो 1000 के 1000 रुपये मैंने वाई एक्स पे लगा दिए, तो एक्स की कितनी यूनिट बनकर रेडी हो जाएंगी, 50। वाई की कितनी बनेंगी, वाई को कितने पैसे जाएंगे, 0। अगर मैंने सारे के सारे वाई पे लगा दिए तो वाई की कितनी बन जाएंगी, 100, और एक्स की कितनी बनेगी, 0। समझना। अगर मैं 500 एक्स पे लगा दूँ, 500 इस पे लगा दूँ, तो इसकी 25 बनेंगी, इसकी 50। तो ये जो बेटा मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जो मेरे 1000 रुपये से मैं बना सकता हूँ। बस ये एग्जाम्पल ऊपर लिखा और कुछ नहीं। आगे इसका डायग्राम बना रखा है, जब मैं सारे पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दूंगा तो ये अलग अलग बजट लाइन है। सारी बजट लाइन हमारे लिए कोई एक ही काम की आएंगी, मेरा कोई एक ही बजट रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों याद करो, वहाँ पे कहाँ पे, जब इंडिफरेंस कर्व का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये बजट लाइन थी, है ना, और ये था इंडिफरेंस कर्व 1 या 3 जो भी बोल लो, ये था इंडिफरेंस कर्व 2 और ये था इंडिफरेंस कर्व 3। तो बेटा वहाँ पे 3 फिर से आ गया, ये था इंडिफरेंस कर्व 1। तो बेटा जहाँ पे टेंजेंट होता है, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है, किसके टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता है बजट लाइन के, वहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टू सेम है भाई, और कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम, एकदम डिक्टो सेम लिखा हुआ है। बस इस लाइन का नाम पड़ जाएगा आइसोकॉस्ट और इन आईसी की जगह नाम आ जाएगा आइसोक्वांट। बोलिए समझ में आई बात? यस सर, आई। तो बहुत बढ़िया बच्चों, देखना ये वाली बात हो गई थी क्या हमारी? हाँ, नीचे उस डायग्राम को इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ भी काम का नहीं है हमारे लिए। बस एक बात ध्यान रखना, बजट लाइन की तरह ये आइसो कॉस्ट भी क्या दिखाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो मैं खरीद सकता था एक्स फैक्टर का और वाई फैक्टर का। एक बार मैं इस वाली चीज़ को बता देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। फिगर 3 ऊपर ही है, तो मैं थोड़ा डायग्राम नीचे करता हूँ, क्या लिखा हुआ है देखिएगा। फिगर 3 शोज वेरियस आइसो कॉस्ट की लाइनें रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। Isoquant which represent the technical condition of production for a product and isocost lines which represent various levels of cost। बिना मतलब का कुछ काम का नहीं है। It may try to minimize its cost for producing a given level of output। हर फर्म चाहेगी कॉस्ट कम से कम आए प्रोडक्शन करने के लिए, और it may try to maximize the output for a given cost। ये बात बेटा आपने शुरुआत में पढ़ी थी, कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ
या 100 यूनिट बनाऊं कम से कम पैसे लगाकर, दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन थी। कम से कम लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊं, या इतना बनाऊं कम से कम पैसा लगाकर, दोनों का मतलब प्रोडक्शन फंक्शन ही है। ठीक है, आगे है सच कुछ भी काम का नहीं लिखा हुआ, हम पढ़ने वाले हैं ये है सबसे ज़्यादा काम का। कहाँ गया, ये रहा बेटा। अब आएगी इक्विलिब्रियम की बात, लेकिन इक्विलिब्रियम लिखेगा नहीं। नाम क्या है इस टॉपिक का, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तो बेटा ये वही तो है, ये यही तो है, देखो जरा फील करो इसे। यही तो है भाई, बस यहाँ पे इन्होंने अलग अलग बजट लाइन बना रखी है, इंडिफरेंस कर्व एक बना रखा है, मैंने उल्टा कर रखा है, बात वही है। एक बार पढ़ते हैं बेटा। सपोज द फर्म हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट, फर्म ने डिसाइड करा कितने यूनिट बनाएगा, 1000, रिप्रेजेंटेड बाय आइसोक्वांट पी। ये रहा बेटा आइसोक्वांट पी, ये रहा आइसोक्वांट पी, एक ही है। ठीक है, दीज यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय एनी फैक्टर कॉम्बिनेशन, ये किसी भी फैक्टर से बन सकता है, लाइंग ऑन पी सच एज ए बी सी डी ई। देखो जरा बच्चों, ए बी सी डी ई, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, कोई ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है बेटा, ये अलग अलग क्या बने हैं, कॉम्बिनेशन। अब कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओ, हर जगह प्रोडक्शन सेम होएगा। ठीक है, ये वाली लाइन मैं मिटा रहा हूँ, ये जो मैंने करा है मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि आगे कुछ और भी लिखा है, ध्यान से देखना। आगे लिखता है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट वुड बी मिनिमम एट द फैक्टर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी। लेकिन बेटा नो डाउट यहाँ पे भी सेम प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्शन, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्शन, लेकिन कॉस्ट मेरी सबसे कम कहाँ आ रही है, प्रोडक्शन हर जगह 1000 यूनिट का ही हो रहा है, लेकिन कॉस्ट मेरी सबसे कम कौन से पॉइंट पे आ रही है, सी पॉइंट पे। यही तो है, जैसे यहाँ पे यहाँ टच हो रहा था, ऐसे यहाँ पे टच हो रहा है, जहाँ आइसोक्वांट किससे टेंजेंट है, आइसो कॉस्ट से। भाई बोले वाली बात क्लियर है। हाँ नो डाउट बेटा, डी पे भी उतना प्रोडक्शन हो रहा है, ई पे भी उतना, ए पे भी उतना, बी पे भी उतना, सब पे 1000 यूनिट बन रही है, लेकिन सी वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो कॉस्ट थी वो क्या थी, मिनिमम। यही तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया जाता है, इसलिए तो पढ़ाया जाता है। नाउ वेयर आइसो कॉस्ट लाइन MM1, बेटा ये थी MM1, ये है MM1, ये लाइन दिख रही है MM1। मैं सब कुछ मिटा देता हूं एक बार, इरेजर। ध्यान से देखना बच्चों, ये वाली लाइन, ये से जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन थी कौन सी लाइन, MM1, और ये था मेरा क्या, आइसोक्वांट। यहां पे टेंजेंट है, सी पॉइंट पे टेंजेंट है, ये बेस्ट है आपके लिए भैया जी फर्म वालों। इस टेंजेंट टू द गिवन आइसोक्वांट एट ऑल अदर पॉइंट्स, कोई और पॉइंट चाहे ए बी हो, डी हो, ई हो, कोई भी हो, सी छोड़कर कोई और पॉइंट पे, द कॉस्ट इज मोर एज दिस पॉइंट इज ऑन द हायर कॉस्ट लाइन। भाई इस पे बुराई क्या थी, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, ज्यादा, आउटपुट सेम हो रहा है लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो रही है। तो आइसो कॉस्ट और आइसो कर्व से हमारे को ये समझ में आया कि जहां पे टेंजेंट होंगे उस पॉइंट को उठा लेना, वहां आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कम, प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना आप चाहते थे। कंपेयर टू MM1, थस द फैक्टर कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे बेटा जो भी कॉम्बिनेशन होगा, S और T जो भी कॉम्बिनेशन होगा उतना आप यूज करो, और इससे फायदा क्या होगा, आपकी कॉस्ट लिस्ट आएगी 1000 यूनिट बनाने की। तो बेटा क्या समझ में आया, जैसे यहाँ पे मुझे मिलता था मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे मिल रहा है मुझे लोएस्ट कॉस्ट, और लोएस्ट कॉस्ट पे भी मैं उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ जितना मैं नॉर्मली कर पाता हायर कॉस्ट लगाकर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब मेरे को पता चल गया एक्स के इतने लगाने हैं, वाई के इतने फैक्टर, एक्स फैक्टर इतना, वाई फैक्टर इतना, ये फैक्टर मेरे को पता लग गया दो कॉन्सेप्ट की वजह से, आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। बस यही था इस यूनिट के अंदर, और कुछ नहीं है। बस ये हमारी सबसे अच्छी, हाँ कह सकता हूँ मैं सबसे अच्छी, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी यूनिट थी। कॉस्ट भी अच्छी यूनिट है, उसमें डायग्राम बहुत सारे हैं तो आपको ध्यान से वो भी समझना पड़ेगा। मैं इसके MCQ भी करवाऊंगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन खत्म। प्लीज़ इसे अच्छे से समझना, और कहीं कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। कहाँ पूछ सकते हो बच्चों, देखो जिसके पास क्लास का एक्सेस है वो क्लास में पूछ सकते हो, वरना आप मुझे मैसेज करके इस नंबर पे भी पूछ सकते हो, 9711 788 और 711। अगर ये नंबर पे रिप्लाई ना आए तो इस नंबर पे भी पूछ सकते हो, 9788 788 711, डन, 611।
आप किसी में से भी नंबर पे डाउट करके पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करके जाना, 7-8 नंबर आएंगे ही आएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा और बाय बाय। कॉस्ट के साथ मिलेंगे अब।